बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। और ये आपका आज जो है वो पीयूसी का लेक्चर है। और आपको जैसे याद होगा कि हम जो है वो एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और हम इसी सिलसिले को इंशाअल्लाह ताला मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो शो हो रहे हैं। तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और लास्ट टाइम जो हमने जो है वो 10 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए थे, ये आज उससे आगे हैं। तो देखिए नंबर 11 पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज यूज्ड फॉर। कह रहे हैं कि जब हम जो है वो लंबे अरसे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम इन चारों कामों में से कौन सा काम करें जो हम जो है वो लॉन्ग टर्म यूज करें। बाइंग मशीनरी, हम मशीन खरीद लें। रेंटिंग प्लांट, हम प्लांट जो है वो रेंट पर ले लें। बाइंग रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल खरीद लें। या पेइंग वेजेस, या फिर हम वेजेस दे दें। तो आपको पता है कि रॉ मटेरियल जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि वो आज है कल खत्म हो जाएगा। कल जब हम उसको यूज कर लेंगे तो रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा, दोबारा खरीदने की जरूरत पड़ जाएगी हमें। अच्छा, वेजेस की पे करने से जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि वो तो पैसा हमारे पास से जा रहा है। इसी तरह प्लांट को रेंट पर लेना भी इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाता, सही है, बल्कि वो तो एक्सपेंस होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हम उससे फिर इन फ्यूचर हम उससे जो है वो बिग प्रॉफिट हम कमा रहे होते हैं। तो बाइंग मशीनरी जो है वो इसके अंदर जो है वो वाहिद ऑप्शन है जो उसका सही आंसर भी है कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम काम कर रहे होते हैं मशीन को खरीदने के बाद, मशीन को खरीदने के साथ। अच्छा, आगे देखिए नंबर 12 पे लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग रेफर्स टू। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, पास्ट प्रॉफिट, या नन ऑफ दी। तो ये बार बार बात आ चुकी है। रिटेन अर्निंग जो है वो पास्ट प्रॉफिट को कहा जाता है कि हमारे जो जितने भी पिछले सालों के जमा शुदा पैसा होता है प्रॉफिट का, उसको हम रिटेन अर्निंग के अकाउंट के अंदर हम ट्रांसफर करते हैं और उसके नाम से हम उसको जानते हैं। नंबर 13 पे लिखा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप इज जनरली कैरीड ऑन। सोल प्रोप्राइटरशिप नॉर्मली किस पर जो है वो कैरी किया जाता है? लार्ज स्केल होता है उसका, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर हम उसको खोल सकते हैं। मीडियम स्केल होता है, या स्मॉल स्केल होता है, या नन ऑफ दीज होता है। तो आपको पता है टिक भी लगा हुआ है कि स्मॉल स्केल पर नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप छोटी छोटी दुकानें लोग कर रहे होते हैं, ठेले लगा रहे होते हैं, सही है, छोटी सी शॉप खोल रहे होते हैं, या फिर बहुत बड़ा भी उनका कोई स्टोर नहीं होता, नॉर्मल से स्टोर खोल लेते हैं। तो इस तरह के काम सोल प्रोप्राइटरशिप पर चल रहा होता है। ओनरशिप इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर इन द केस ऑफ। ओनरशिप की ट्रांसफर कौन सी सूरत के अंदर मुश्किल है, डिफिकल्ट है? सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में, कंपनी में, या कोऑपरेटिव सोसाइटी में? तो ओनरशिप की ट्रांसफर सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन वो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप में है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर वो अकेला ही मालिक होता है। वो किसी और को मालिक क्यों बनाएगा और कैसे बनाएगा, सही है? तो उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल होता है कि वो किसी और को मिल्कियत दे दे। 15 पे लिखा हुआ है कंप्लीट बिजनेस सीक्रेसी इज पॉसिबल इन। जी, मुकम्मल तौर पर अपने बिजनेस की सिक्योरिटी रखना, बल्कि सिक्योरिटी नहीं, सॉरी, सीक्रेसी रखना, यानी कि उसके मामलात को सीक्रेट रखना, राज में रखना, ये कौन से बिजनेस के लिए पॉसिबल है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, या सोसाइटी? सोसाइटी से मुराद है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका आंसर भी आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप है, कि जिसके अंदर सारे के सारे मामलात एक ही बंदे के हैंड ओवर होते हैं। जो मालिक होता है उसी को सब कुछ पता होता है कि मेरे बिजनेस में कितना आया, कितना गया, कितना पैसा मुझे लेना है, कितना पैसा मुझे देना है, ये सारी बातें उसको ही पता होती हैं। बाकी में ऐसा इतनी सिक्रेसी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आगे फिर जो है वो हम, अच्छा जी, आगे फिर ये 16 पे लिखा हुआ है ओनरशिप इज डिफिकल्ट टू ट्रांसफर इन द केस ऑफ। जी, ओनरशिप को ट्रांसफर करना किस में मुश्किल है? ये अभी पीछे जो है वो गुजर चुका। इसका आंसर भी जो है वो वही है, सोल प्रोप्राइटरशिप। जी, मिनिमम लीगल कंस्ट्रेंट्स आर फेस्ड बाय। यस, सबसे कम जो है वो कानून की पाबंदियां किस पर होती है? पार्टनरशिप पर होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, कंपनी पे, या सोल प्रोप्राइटरशिप पे? तो इसका आंसर भी जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, कि सबसे कम पाबंदियां गवर्नमेंट की तरफ से वो सोल प्रोप्राइटर को हासिल होती हैं। द लाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज। जी, सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ जो है वो क्या होती है? लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है, अनसर्टेन होती है, डेफिनेट होती है? तो देखिए इसका आंसर जो है वो अनसर्टेन है, कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जिंदगी का कुछ नहीं पता होता, कि जैसे ही प्रोप्राइटर का इंतकाल हो जाए प्रोप्राइटरशिप खत्म हो जाती है, बिजनेस खत्म हो सकता है। तो वो अनसर्टेन होता है। जिस तरह इंसान की जिंदगी जो है वो एक नामालूम है, और इंसान की जिंदगी एक जो है वो गैर यकीनी है, उसी तरह उसके बिजनेस की जिंदगी भी जो है वो गैर यकीनी होती है। फाइनेंस इज अरेंज्ड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप बाय।
जी, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पैसा होता है वो कौन अरेंज करता है? पार्टनर्स अरेंज करते हैं, शेयर होल्डर अरेंज करते हैं, एम्प्लॉइज या फिर सिंगल ओनर? तो लाजमी बात है इसका जवाब भी सिंगल ओनर ही है कि वो अकेला मालिक ही सारे जो है वो पैसे को अरेंज करने का जिम्मेदार होता है, वरना वो दरअसल अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। नंबर 20 पे देखते हैं हम, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस इज। बैंकिंग बिजनेस के अंदर सबसे मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 2, 7, 20 या 10? तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, ये बिल्कुल जहन नशीन करने वाली बात है, 10। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बैंकिंग बिजनेस के अंदर 10 होते हैं और नॉर्मल पार्टनरशिप के अंदर वो 20 हो सकते हैं। तो आज भी हमने मजीद अल्हम्दुलिल्लाह 10 एमसीक्यू जो है वो डिस्कस किए। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर कोई जो है वो सवाल, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे जो है वो लाजमन जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको रेस्पॉन्ड किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।